हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले लेक्चर में लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की शुरुआत करी थी और हमने आपको इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसके बारे में आपको बताया था। आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम जो अपनी बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिनको हम स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके साथ में जो आपको हमने उदाहरण दिया था, जहाँ पर आपने किसी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को किसी एक नोन पॉपुलेशन में क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी, इस बेसिस पर कि उस ऑब्जर्वेशन के उस पॉपुलेशन को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम आज अपने स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं उनके द्वारा हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हम आज एक यहाँ पर अपना लीनियर डिस्क्रिमिनेशन का जो नियम होता है उसको तैयार करेंगे। और हम यहाँ पे लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एक हमारा होता है बेस प्रोसीजर, आज हम उसको यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि बेस प्रोसीजर क्या होता है, आपने बेस प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाई होगा। तो बेस प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी करंट प्रोबेबिलिटी है उसके साथ में हम अपनी जो भी पहले के हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनके द्वारा जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रोबेबिलिटी के माध्यम से, उनको साथ में इनकॉर्पोरेट करते हुए हम अपनी बेस प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है, इसमें से हम किसी भी इंडिविजुअल की किसी पॉपुलेशन को बिलोंग करने की जो बेस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसके द्वारा हम उस ऑब्जर्वेशन को उस पॉपुलेशन में क्लासीफाई करने का नियम बनाएंगे। तो चलिए हम आज अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और हम अपने इस क्लासिफिकेशन करने के लिए बेस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे अपनी जो भी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, वहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कैटेगरीज भी होती हैं तो हम यहाँ पे जो प्रोसीजर डेवलप करने वाले हैं उसको हम दो से ज़्यादा कैटेगरीज के लिए जनरलाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो अब हम कहते हैं हमारे पास सपोज पी वेरिएबल्स थे और उसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। हर एक वेरिएबल पर हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया, तो हमारे पास x1, x2, xp ये हमारे ऑब्जर्वेशन आ गए और उनको मैंने एक डेटा वेक्टर के फॉर्म में अरेंज कर दिया, राइट। ये हमारा डेटा वेक्टर है p क्रॉस 1 का। ये हमारा किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि हमने मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसकी मैंने हाइट ली, वेट लिया इत्यादि और एज लिया फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से हमारा जो x1 हमारा हाइट पर ऑब्जर्वेशन हो गया, x2 हमारा वेट पर ऑब्जर्वेशन हो गया और इसी तरीके से हमारा जो भी xp हमारा एज पर ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये हमारा जो एक डेटा वेक्टर है x, इसको मैंने नीचे लिख दिया अंडरस्कोर, तो जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि ये हमारा एक डेटा वेक्टर है। अब हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारी दो कैटेगरीज़ हैं उसको हम दो पॉपुलेशन के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं, P1 और P2। और हम ये मानते हैं कि कोई भी जो हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है वो हमारा इन्हीं दो कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी से ओरिजिनेट हुआ है, अर्थात ये ऑब्जर्वेशन हमारा या तो P1 को बिलोंग करता है या हमारा P2 को बिलोंग करता है। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हम समझ सकते हैं कि वो हमारा एक p डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट टेकर है। अब हम क्या करना चाहेंगे, जो भी हमारी स्पेस है, ये जो p डायमेंशनल स्पेस है, इसको हम दो रीजन्स में, दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहेंगे। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारी स्पेस अगर है तो इसको मैंने दो हिस्सों में R1 और से R2 में इसको हम डिवाइड करना चाहेंगे। और हमारा रूल ये होगा कि अगर ये ऑब्जर्वेशन इस R1 स्पेस को में अगर फॉल करता है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन हमारा P1 पॉपुलेशन से आया है। तो जो R1 रीजन है ये हमारा P1 और जो R2 रीजन है ये हमारा P2 पॉपुलेशन का जो क्लासिफिकेशन एरिया उसको दिखाएगा। और उसी तरीके से अगर हमारा ऑब्जर्वेशन हमारा R2 रीजन में अगर लाई करता है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन हमारा दूसरी पॉपुलेशन P2 से आया है। तो ये हमारा यहाँ पे जो हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा, राइट। अब जब भी हम किसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, हमारे पास दो रीजन्स हैं R1 और R2 और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं P1 और P2।
तो या तो हमारा ऑब्जर्वेशन सही रीजन में क्लासीफाई होगा या हमारा गलत रीजन में क्लासीफाई होगा। तो हमारे ये सही और गलत क्लासिफिकेशन के हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करेक्ट क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो करेक्ट क्लासिफिकेशन हमारा कब होगा कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन P1 से आ रहा है और उसको हमने R1 रीजन में क्लासीफाई कर दिया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन P2 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको मैंने R2 रीजन में क्लासीफाई कर दिया है। राइट। अब जब भी कभी हम ये करेंगे तो दो हमारे क्लासिफिकेशन ऐसे भी होंगे जो हमारे गलत होंगे। राइट। और उसके कारण हमारे पास दो तरह की गलतियां हो सकती हैं। वो कौन कौन सी दो गलतियां हैं? पहली गलती तो ये है कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन P1 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको मैंने R2 में क्लासीफाई कर दिया, और अगर हमारा ऑब्जर्वेशन, और दूसरी गलती क्या है कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन P2 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको मैंने R1 पॉपुलेशन में क्लासीफाई कर दिया। जैसे कि अगर इसको हम 8/2 की टेबल में भी हम इसको आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं P1 और P2, और यहाँ पे हमारे पास दो रीजन्स हैं R1 और R2। अब अगर कोई भी हमारा अगर ऑब्जर्वेशन अगर R1 से आ रहा है, अगर P1 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको अगर हमने R1 में क्लासीफाई किया तो ये हमारा सही फैसला है। और अगर ऑब्जर्वेशन हमारा P2 से आ रहा है और उसको मैंने अगर R2 में क्लासीफाई कर दिया है तो ये भी हमारा सही क्लासिफिकेशन है। और दूसरी ओर हमारा क्या होगा कि अगर हमारा पॉपुलेशन P1 से जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसको अगर मैंने R2 में क्लासीफाई कर दिया तो ये हमारी मिस्टेक हो जाएगी। और अगर हमारा ऑब्जर्वेशन हमारा P2 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको मैंने अगर R1 में क्लासीफाई कर दिया है तो ये भी हमारी एक मिस्टेक हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे हम सही फैसला करेंगे, और दो हमारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमसे गलती हो सकती है। राइट। तो अब ये जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन किस पॉपुलेशन को बिलोंग करेगा ये तो हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं कि कोई अगर हमारा जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है P1 से आ रहा है या P2 से आ रहा है, उसकी हम कुछ एक प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो Q1 है, Q1 हमारी प्रोबेबिलिटी है कि ऑब्जर्वेशन हमारा P1 पॉपुलेशन से आ रहा है, और Q2 हमारी प्रोबेबिलिटी है कि ऑब्जर्वेशन हमारा P2 से आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है X डेटा वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी कि X हमारा P1 को बिलोंग करता है ये हमारी Q1 है, और प्रोबेबिलिटी हमारा कि X P2 को बिलोंग करता है ये हमारी Q2 है। तो डेफिनेटली हमारा Q1 प्लस Q2 हमारा 1 ही तो होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही रीजन है और उस ऑब्जर्वेशन को किसी न किसी एक रीजन से तो आना ही है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं Q1 Q2 ये हमको पहले से नोन है, और इन प्रोबेबिलिटीज़ को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के द्वारा दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि जब भी हम कोई गलत फैसला करते हैं तो उनके साथ में हमारी कुछ नुकसान या कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है। राइट। तो जो भी हमारे मिस क्लासिफिकेशंस होते हैं उनके साथ में उनका नुकसान या कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, वो आपस में बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए अभी स्टार्ट करने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन है, राइट, या जो लॉस ड्यू टू मिस क्लासिफिकेशन, ये दोनों केसेस में बराबर है। अर्थात कि चाहे हम ये वाली गलती करें या ये वाली गलती करें, हम ऑब्जर्वेशन जो हमारा P1 में आ रहा है उसको R2 में डालें या P2 से आ रहा है उसको हम R1 में डालें, दोनों के द्वारा जो मुझको नुकसान होना है वो दोनों केसेस में बराबर का है। बाद में अपना नियम बनाने के बाद में हम आपको ये दिखाएंगे कि अगर ये नुकसान, ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन अगर अलग अलग होती है तो उसको हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं। वो बहुत ही आसान काम है। राइट। अब ये हमको फैसला करना है कि अगर मेरे को कोई एक नियम बनाना है तो वो नियम किस प्रकार का होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम जो कार्य करते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं ना, तो इसलिए हमको जो अपना नियम भी बनाना होगा, क्लासिफिकेशन प्रोसीजर जो बनाना होगा उसको भी हम अच्छा ही बनाना चाहेंगे। अब तो सवाल ये है कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन प्रोसीजर हमारा कौन सा होगा। तो वह क्लासिफिकेशन प्रोसीजर जिसके अंदर ये जो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ मिस क्लासिफिकेशंस हैं ये हमारी मिनिमम होंगी, या कोई क्लासिफिकेशन प्रोसीजर ऐसा हो जो इन प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ मिस क्लासिफिकेशन को मिनिमाइज़ करता हो, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा अच्छा क्लासिफिकेशन प्रोसीजर्स है।
तो इस क्लासिफिकेशन प्रोसीजर के पीछे हमारा जो बेसिक आइडिया हमारा ये होता है कि हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन x है वो हमारा P1 से आ रहा है या P2 से आ रहा है, और हम ये कहते हैं कि अगर यह प्रोबेबिलिटी कि यह ऑब्जर्वेशन हमारा P1 से आ रहा है, यह प्रोबेबिलिटी कि यह ऑब्जर्वेशन हमारा P2 से आ रहा है, उससे अगर ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि या हम उस ऑब्जर्वेशन को P1 में क्लासिफाई करते हैं, और अगर इसका उल्टा होता है तो हम उसको P2 में क्लासिफाई करते हैं। अर्थात उस ऑब्जर्वेशन के जिस भी पॉपुलेशन से बाहर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, उस पॉपुलेशन में हम उस इंडिविजुअल को क्लासिफाई करेंगे। ये हमारा बेसिक आइडिया होता है। तो अब हम जरा सा यहाँ पे कुछ अपने एक सिंबल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं किसके द्वारा, क्योंकि अब हमारे पास रीजन 1 है प्रोबेबिलिटी और पॉपुलेशन 1 है, रीजन 2 है, पॉपुलेशन 2 है, उसको हम एक बार एक अपने गणित के सिंबल के द्वारा हम इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम अपने इस करेक्ट क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यह प्रोबेबिलिटी की ऑब्जर्वेशन हमारा P1 से आ रहा है और उसको हमने P1 में ही क्लासिफाई किया है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 1/1, r, राइट। अर्थात कि जो ऑब्जर्वेशन हमारा 1 से आ रहा था, पॉपुलेशन 1 से आ रहा था, उसको हमने पॉपुलेशन 1 में ही क्लासिफाई किया है। और इसको अगर हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करना चाहें तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि P1x हमारा कोई ना कोई एक PDF तो होगा या प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो होगा। उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में हम रीजन R1 के ऊपर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसके द्वारा हमको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि जो ऑब्जर्वेशन हमारा P1 से आ रहा था उसको मैंने P1 में ही क्लासिफाई किया, और ये हमारी सही प्रोबेबिलिटी होगी क्लासिफिकेशन की। उसी तरीके से अगर हमारा ऑब्जर्वेशन P2 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको मैंने अगर P2 में ही क्लासिफाई किया है तो इस प्रोबेबिलिटी को हम इस प्रकार से लिखेंगे P2 r, और इसको अगर मुझे कंप्यूट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम अपना जो भी PDF है पॉपुलेशन 2 का उसको लिखेंगे और R2 का जो हमारा रीजन है उसके ऊपर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसके द्वारा जो हमारा ऑब्जर्वेशन P2 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको हम P2 में ही क्लासिफाई कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो जिस प्रकार से हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन निकाली हैं, उसी तरीके से हम इसको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन भी निकाल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारा P2 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको अगर हमने P1 में क्लासिफाई कर दिया है तो उसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे P1/r। और उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारा P2 से आ रहा है तो हम यहाँ पे P2 का PDF लिखेंगे और उसको हमारा जो रीजन R1 है उसके ऊपर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और उसी तरीके से कोई ऑब्जर्वेशन जो हमारा P1 से आ रहा है और उसको मैंने P2 पॉपुलेशन में मिस क्लासीफाई कर दिया है, उसको हम अपने सिंबॉलिक तरीके से लिखेंगे P2/1, r, और इसको हम अपना P1 पॉपुलेशन का जो PDF लिखेंगे उसको लिखेंगे और उसको जो हमारा R2 रीजन है उसके ऊपर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा सिंबॉलिक नोटेशन होगा किसके द्वारा हम आगे का अपना लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के टूल्स को डेवलप करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर अपनी एक और तरीके की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ एक प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हमारी क्या हैं, देखिए ये Q1 और Q2 हैं, राइट। कि हमको ये पता है प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई ऑब्जर्वेशन हमारा X P1 से आ रहा है वह Q1 है और जो हमारा P2 से आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी Q2 है। तो उसकी बेसिस पर हम ये निकाल सकते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन अगर हमारा X P1 से आ रहा है और उसको P1 पॉपुलेशन में करेक्टली क्लासिफाई करने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, Q1 इंटू दिस P1/1, r, और उसको हम देखिए इसी प्रकार से लिख सकते हैं Q1 इंटू इंटीग्रेशन ओवर R1 और P1 का जो भी PDF होगा। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जर्वेशन हम X हमारा P2 पॉपुलेशन से आ रहा है और उसको हमने P2 पॉपुलेशन में करेक्ट तरीके से क्लासिफाई कर दिया है, तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं Q2 इंटू P2/2, r। तो इसको देखिए हम इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पर हमने P2/2 का r का ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो उसी तरीके से
कोई ऑब्जर्वेशन हमारा x अगर हमारा P1 से आ रहा है और उसको हमने इनकरेक्टली हमने उसको P2 में क्लासीफाई कर दिया, अर्थात ऑब्जर्वेशन जो P1 से आ रहा है उसको हमने P2 में क्लासीफाई कर दिया। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी को हमने इस प्रकार से लिख दिया Q1 इंटू P2 गिवन 1 कॉमा R, और इसको हम देखिए यहाँ पे Q1 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये हमारा P2 का PDF है और इसको हमने R2 के ऊपर इंटीग्रेट किया है। और उसी तरीके से अगर हमारा कोई ऑब्जर्वेशन x हमारा P2 से आ रहा है और उसको हमने गलती से P1 में क्लासीफाई कर दिया है, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम Q2 इंटू P1 गिवन 2 कॉमा R से लिख सकते हैं, और ये हमारी इसी प्रकार से लिख दी जाएगी Q2 इंटू इंटीग्रेशन ओवर R1 P1x dx। राइट, अब हम यहाँ पर अपने एक एक्सपेक्टेड लॉस के कॉन्सेप्ट को और जो बेस प्रोसीजर है उसके कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो भी हमारी ये मिसक्लासिफिकेशन हो रहे हैं कि अर्थात ऑब्जर्वेशन हमारा P1 से आ रहा है तो उसको P2 में क्लासीफाई कर दिया, और अगर P2 से आ रहा है तो उसको P1 से क्लासीफाई कर दिया है, इनके द्वारा होने वाले जो हमारे कॉस्ट इन्वॉल्व है या जो लॉस इन्वॉल्व है उसको हम अभी बराबर मान लेते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने रीजन R को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, और हमको उन रीजन को हम कहते हैं R1 और R2, और इस R1 और R2 को मुझे इस प्रकार से निकालना है कि जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड लॉस है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। एक्सपेक्टेड लॉस क्या है, हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, Q1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन 1 कॉमा R प्लस Q2 इंटू प्रोबेबिलिटी 1 गिवन 2 कॉमा R। एक्सपेक्टेड लॉस क्या होता है, हम अपने जीवन में कोई भी फैसला करते हैं तो उससे हम पहले अपना एक्सपेक्टेड लॉस निकालते हैं। कि अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे घर से स्टेशन अगर 20 किलोमीटर की दूरी पे है और अगर मुझे उसमें जाने में 1 घंटा ऑटो से लगता है और साइकिल से जाने में 2 घंटा लगता है, तो अगर हमारी ट्रेन को जाने में अगर 1.5 घंटा बाकी है और अगर मुझे फ़ैसला करना है कि मुझे साइकिल से जाना है कि ऑटो से जाना है, तो हम उससे एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हैं कि अगर हम देर से पहुंचेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा। राइट, तो हम कोई भी फ़ैसला ऐसे करते हैं जहाँ पे हमारा नुकसान या एक्सपेक्टेड लॉस कम से कम हो, और ये जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है यही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसक्लासिफिकेशन है जिसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो वह प्रोसीजर जो इस एक्सपेक्टेड लॉस को मिनिमाइज़ करता है वो हमारा बेस प्रोसीजर है, और इसके अंदर जो भी एवरेज एक्सपेक्टेड लॉस से एसोसिएटेड होता है उसको हम कहते हैं बेस रिस्क। राइट, तो इस केसेस में बेस रूल में आपने देखा कि हम ये मान रहे हैं कि ये Q1 और Q2 दोनों हमको नोन है पहले से, ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये हमको नोन है। अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर हमको ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ नोन नहीं है, अननोन है, तो उस केस में हम अपना जो क्लासिफिकेशन प्रोसीजर है उसको हम मिनिमैक्स रूल के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। हम इस अपने लेक्चर में मिनिमैक्स रूल की बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ खाली बेस रूल की बात करने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको अपनी किताबों से पढ़ करके समझ सकते हैं। राइट, अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हमको एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x, ये हमारे पास आ गया है, और हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन क्या P1 से आया है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम अपना जो बेस प्रोबेबिलिटी होती है या जो प्रोबेबिलिटी का बेस रूल होता है उसको हम एम्प्लॉय करते हैं, और तो हम यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कि x हमारा P1 को बिलोंग करता है, और गिवन दैट कि हमारा ये ऑब्जर्वेशन x हमारे हाथ में है, ये हमारा आ चुका है। तो बेस प्रोबेबिलिटी हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसको हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x और ये x बिलोंग्स टू P1, ये इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी कि x हमारा x के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमने लिख लिया। राइट, फिर ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x होती है ये इसको हम अपने बेस प्रोसीजर के द्वारा इस प्रकार से लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये जो हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू P1 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंग्स टू P1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू x, एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू P2 इंटू प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू P2। राइट, और उसके बाद में फिर अपनी जो हमारी न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी है इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं,
probability x equal to x given x belongs to P1 into probability that x belongs to P1 और डिनोमिनेटर की probability हमारी एस सच यहाँ पर आ जाती है। तो अब अगर जरा सा आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए तो यह probability आपकी क्या है, इसको हमने लिख लिया P1x और ये probability क्या है आपकी Q1। उसी तरीके से जो आपकी ये probability आपकी क्या है, ये आपकी P1x है और ये probability क्या है, ये आपकी Q1 है, ये आपकी क्या है, ये आपकी probability P2x है और ये आपकी probability क्या है, Q2 है। इसी देखिए probability को मैंने लिख लिया इस प्रकार से यहाँ पे। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी बेस probability हो गई काहे की कि अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल x आया है तो वह इंडिविजुअल हमारी P1 पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, राइट। और इसी तरीके से हम अगर ये निकालते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास x आ गया है और वो हमारे P2 पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसकी हमारी बेस प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जिस प्रकार से मैंने ये वाली आपको प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके दिखाई है, उसी तरीके से आप अपनी इस प्रोबेबिलिटी को भी कंप्यूट कर लेंगे और ये आ जाएगी आपकी P2x इंटू Q2 डिवाइडेड बाई P1x इंटू Q1 प्लस P2x इंटू Q2। तो अब देखिए आपने क्या किया, आपके पास एक ऑब्जर्वेशन आ गया x और ये आपने कहा कि ये आपका एक रैंडम वेक्टर x की एक वैल्यू है और इसकी बेसिस पर आपने प्रोबेबिलिटी यह x हमारी P1 को बिलोंग करता है गिवन x इक्वल टू x, इसको निकाल लिया। अब और आपने प्रोबेबिलिटी कि x P2 को बिलोंग करता है x गिवन x, इसको हमने निकाल लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, आपका x कहाँ पे बिलोंग करेगा, P1 की P2 की। तो हमारा जो नियम है वहाँ से हमने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन हमारा उस पॉपुलेशन को बिलोंग करेगा जहाँ पर इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ में से जो प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी, राइट। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे 1 और 2 उसको नाम दे दें, तो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 अगर ज़्यादा है आती है प्रोबेबिलिटी 2 के कंपैरिजन में, तो ऑब्जर्वेशन हमारा P1 को बिलोंग करेगा। और अगर अब ये जो हमारी 2 की प्रोबेबिलिटी अगर हमारी P1 से ज़्यादा आती है, ये वाली प्रोबेबिलिटी जो हमारी है ये हमने 2 नंबर पे लिखी है, ये अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा आती है तो हम कहेंगे कि ये हमारा x P2 को बिलोंग करेगा या ये ऑब्जर्वेशन हमारा P2 पॉपुलेशन से आया है, राइट। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन हमारा x आ गया है तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन को हमने यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिया। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन को हम किस प्रकार से मिनिमाइज़ करेंगे, उसके लिए हम इस ऑब्जर्वेशन को उस पॉपुलेशन में क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे जिसकी हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है P1xQ1 डिवाइडेड बाई P1xQ1 प्लस P2xQ2, ये अगर हमारी दूसरी प्रोबेबिलिटी P2xQ2 डिवाइडेड बाई P1xQ1 प्लस P2xQ2 से अगर ज़्यादा आती है, अर्थात अगर हमारा ये डिनोमिनेटर में दोनों और क्वांटिटी सेम है तो ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा कि P1x इंटू Q1 इज़ ग्रेटर देन P2x इंटू Q2। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारा अननोन ऑब्जर्वेशन x आया है इसको हम P1 पॉपुलेशन में क्लासीफाई कर देंगे, और अगर इसका उल्टा होगा तो हम इसको P2 पॉपुलेशन में क्लासीफाई कर देंगे, क्योंकि हमारी दोनों पॉपुलेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर हमारा ऑब्जर्वेशन P1 को नहीं बिलोंग करेगा तो ये P2 को बिलोंग करेगा। तो आपने देखा कि आपने अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बेस प्रोबेबिलिटी निकाली और आपने अपने इस ऑब्जर्वेशन को उस पॉपुलेशन में क्लासीफाई कर दिया जहाँ पर हमारी ये बेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, राइट। तो इसी को हम कहते हैं हमारा बेस प्रोसीजर है। और इसी को हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेस डिसीजन रूल क्या है, तो हमारा बेस रूल यह कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन x आ रहा है, जब हमको प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ Q1 और Q2 अगर हमको पहले से मालूम है, देन क्या होगा कि x हमारा P1 को बिलोंग करेगा और बिलोंग करेगा कब, जब इसका जो रीजन R1 किस प्रकार से होगा कि Q1 P1x इज़ ग्रेटर देन Q2 P2x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रीजन R1 हमारा किस प्रकार से है जहाँ पर हमारा Q1 अपॉन Q2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू P2x अपॉन P1x। और उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन x हमारा P2 पॉपुलेशन को बिलोंग करेगा अगर हमारा जो R2 रीजन इस प्रकार से डिफाइंड है कि Q1 P1x इज़ लेस देन Q2 P2x, और
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इज़ लेस देन P2x अपॉन P1x। राइट, तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा R2 रीजन है ये हमारे R1 रीजन का कॉम्प्लीमेंट है। राइट, अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हमारी बराबर हो जाएं, Q1 P1x और Q2 P2x अगर हमारी बराबर हो जाती हैं, तो इस केस में कोई समस्या नहीं है। आप अपने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को आप P1 या P2 कहीं भी आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो हम अपने स्टैटिस्टिक्स में अपने जो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स होते हैं उनके द्वारा हम यह स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर नियम निकाला है ये हमारा बेस्ट प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर हमारा इस एवरेज एक्सपेक्टेड लॉस Q1 P21 गिवन R प्लस Q2 इंटू P1 गिवन टू R को मिनिमाइज़ करता है। हम इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रूफ आप अगर देखेंगे तो किताबों में दिया हुआ है। तो देखा आपने कि हमने यहाँ पर किसी ऑब्जर्वेशन X को P1 पॉपुलेशन या P2 पॉपुलेशन में क्लासिफाई करने के लिए बहुत आसान सा नियम बना लिया, जब हमको प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ Q1 और Q2 पहले से मालूम थी। राइट, अब यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है कि हमारी कॉस्ट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन बराबर है। अर्थात कि अगर हम किसी ऑब्जर्वेशन को अगर जो हमारा P1 से आ रहा है तो हम उसको P2 में मिस क्लासीफाई कर दें, या अगर P2 से आ रहा है तो उसको हम P1 में मिस क्लासीफाई कर दें, दोनों के द्वारा होने वाले जो नुकसान हमारे बराबर हैं। लेकिन अगर ऐसा अगर नहीं अगर है तो क्या होगा, तो इस केस को देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन इस प्रकार से हैं कि अगर हमारी कोई ऑब्जर्वेशन हमारा P1 से आ रहा है और उसको अगर हमने P2 में अगर क्लासीफाई कर दिया है तो उसकी कॉस्ट को हमने यहाँ पे C1 गिवन 2 के द्वारा दिखाया है। और उसी तरीके से जो अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारा P2 से आ रहा है लेकिन हमने उसको अगर P1 में क्लासीफाई कर दिया है तो उसकी कॉस्ट को हमने C2 गिवन 1 के द्वारा दिखाया है, और ये दोनों कॉस्ट हैं तो ये हरदम हमारी पॉजिटिव होंगी। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि ये दोनों कॉस्ट हमारी अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है। तो उस केस में जो हमारा बेस रूल होगा कि अगर मुझे किसी ऑब्जर्वेशन X को अपने P1 या P2 पॉपुलेशन में डिवाइड में अगर क्लासीफाई करना है, जबकि हमको Q1 और Q2 जो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं नोन है, तो उसको निकालने के लिए हम जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस फंक्शन है जिसको मिनिमाइज़ करेंगे वो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, Q1 इंटू P2 गिवन 1 R इंटू C21 और Q2 प्लस Q2 इंटू P1 गिवन 2 R इंटू C12। तो हम अपने इस एक्सपेक्टेड लॉस को इस तरह से हम मॉडिफाई कर देंगे। पहले के केस में आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे C21 और C12 को नहीं लिखा था, और आपका लॉस फंक्शन क्या था, Q1 इंटू P2 गिवन 1 R प्लस Q2 इंटू P1 गिवन 2 R। राइट, तो अब देखिए, अब हमने जिस प्रकार से अपनी बेस प्रोबेबिलिटी पहले निकाली है उसी तरह से अगर हम अपनी बेस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे फिर से निकालेंगे तो हमारा जो फाइनल आउटकम आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कि जो X हमारा है यह P1 पॉपुलेशन को बिलोंग करेगा। उसके लिए हमारा जो रीजन R1 क्या होगा, ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, Q1 P1X इंटू C21 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Q2 इंटू P2X C1 गिवन 2। और अगर हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिखना चाहें तो जो R1 रीजन हमारा क्या है, जहाँ पर हमारा Q1 अपॉन Q2 है, ये हमारा P2x इंटू C12 डिवाइडेड बाई P1x इंटू C21 है। और इसमें से अगर आप मान लीजिए ये आप बराबर मान लेते हैं, C1 गिवन 2 और C2 गिवन 1 हमारा बराबर अगर है तो ये क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी, Q1 अपॉन Q2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू P2x अपॉन P1x। राइट, ओके। तो आपने देखा कि ये हमको वही पहले वाला रूल मिल गया, इसीलिए हमने वहाँ पे जब C12 और C21 को हमने अपने एक्सपेक्टेड लॉस फंक्शन में भी नहीं लिखा था, क्योंकि फाइनली ये हमारा कैंसिल हो जाता है। ओके, उसी तरीके से अगर जो हमारा रीजन R2 है, R2 रीजन क्या है कि अगर हमारा X हमारा पॉपुलेशन 2 को बिलोंग करता है वह रीजन है, तो वह रीजन कैसे आ जाएगा, Q1 इंटू P1X इंटू C21 इज़ लेस देन Q2 इंटू P2X इंटू C1 गिवन 2। और इसी को अगर हम अपने Q1 और Q2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो Q1 अपॉन Q2 शुड बी लेस देन P2x इंटू C12 डिवाइडेड बाई P1x इंटू C21। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा R2 रीजन आया है ये हमारा R1 का कॉम्प्लीमेंट है। राइट, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वलिटी का साइन है और यहाँ पे लेस देन का साइन है, और यहाँ भी है कि अगर ये दोनों हमारे बराबर आ जाते हैं तो आप उसको किसी भी रीजन में आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं।
राइट, तो अब हम चलिए इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने आपको एक जो क्लासिफिकेशन रूल को किस प्रकार से अपने गणित और सांख्यिकी के नियमों का इस्तेमाल करते हुए तैयार करते हैं, इसके बारे में बात करी है। राइट, और हमने आपको दिखाया कि जो हम एक अपने कॉमन सेंस से सोचते हैं कि किसी ऑब्जर्वेशन को हम उसी ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं जहाँ पे हमारे उसके उस पॉपुलेशन से बाहर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसी कॉन्सेप्ट को हमने आपको यहाँ पर एक अपने मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर ट्रांसलेट करके दिखाया। हमने अपनी बेस प्रोबेबिलिटी निकाली और उसकी बेसिस पर हमने ये फैसला कर लिया कि उस ऑब्जर्वेशन को हम उसी कैटेगरी में डालेंगे जहाँ से उसकी बेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर आपके पास अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर आता है तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, P1x और P2x, और उसकी बेसिस पे आपको Q1 और Q2 की वैल्यू पहले से मालूम होगी। उसकी बेसिस पे आप अपने उस रीजन R को जो आपने R1 और R2 में डिवाइड किया था, लेकिन उसकी बाउंड्री लाइन नहीं पता थी कि कहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है, अब आपको उसकी बाउंड्री लाइन पता चल गई। तो अगर हमारा Q1 अपॉन Q2 कैसे हमारा अगर है, ये अगर हमारा उस क्वांटिटी से P2x अपॉन P1x से अगर ज़्यादा आता है तो हम इसको R1 में डिवाइड कर देंगे, और छोटा आता है तो हम उसको R2 में डिवाइड कर देंगे और बोल देंगे कि ये ऑब्जर्वेशन हमारा पॉपुलेशन P1 से आ रहा है या P2 से आ रहा है। आपने देखा कि ये बहुत ही आसान सा ये एक सॉल्यूशन है और ये मुझे एक अच्छा क्लासिफिकेशन प्रोसीजर देता है। ये हम इसको आगे जब किसी रियल डेटा में करके आपको दिखाएंगे, आपको डेटा सेट में करके दिखाएंगे, देन आपको समझ में आएगा कि इसको आर में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान काम है। अब यहाँ पे आप अगर देखिए तो यहाँ पर हमने कोई P1x और P2x का कोई फॉर्म नहीं लिया है। मैंने इतना ही कहा कि उनका कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि अपने इस मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स में हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्यों ना हम इस P1 और P2x को हम मान लें कि ये हमारी मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके अंदर ज़रा सा इस क्लासिफिकेशन प्रोसीजर को हम निकालने की कोशिश करें। तो ये कार्य हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने आपको जो जो टॉपिक्स यहाँ पे आज समझाए हैं उनको समझने की कोशिश करिए, उनको ग्रैस्प करने की कोशिश करिए और सोचिए कि आप जो अपनी रियल लाइफ में करते हो, क्या आप अपने फैसले इसी प्रकार से करते हो? और उत्तर आएगा शायद हाँ, हम ऐसे ही करते हैं। इस तरह से जब आप एनालिसिस करोगे अपने अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन प्रोसीजर के अंदर भी, इस डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के अंदर भी हम वही कर रहे हैं जो हम एक अपने कॉमन लाइफ में करते हैं, लेकिन अब हम उसको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के टूल्स की सहायता से कर रहे हैं। तो ये नियम सभी को एक्सेप्टेबल होगा। इसकी बेसिस पे जब आप कहोगे कि ये ऑब्जर्वेशन हमारा इस पॉपुलेशन को नहीं इस पॉपुलेशन को जाएगा तो उसकी वैलिडिटी होगी और लोग उसको मानेंगे। तो चलिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करिए, समझिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।